नमस्कार, मैं गुरु जी आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं इस स्क्रीन पर और आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान दें क्वेश्चन को और पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, देखिए आकृति, ठीक है ना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप समझिए सवाल क्या दिया गया है, बहुत ही बेस्ट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और अगले साल जो इस बार आप बिहार बोर्ड में एपीरे है उसमें भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये एक कैप्सूल है, ठीक है, ये एक कैप्सूल है, दवा का कैप्सूल है। इसकी कुल लंबाई कितना है, 14 mm है। ये इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। तो अभी आप ध्यान दें कि इसके इस सिरे भी और इसके इस सिरे भी दोनों तरफ एक एक अर्धगोला लगा हुआ, एक अर्धगोला इस साइड है, एक अर्धगोला इस साइड है। अब आप ध्यान दें कि यदि बेलन ऐसा है, ठीक है, बेलन अगर ऐसा है दोनों तरफ, यानी कि ये ऐसे अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ भी ऐसे अर्धगोला लगा हुआ है, समझने का प्रयास करें। तो ये जो भाग है, ठीक है, यहाँ भी तो इसका बेलन का है, बेलन जो हो गया, तो बेलन की जो बेलन का आधार है वो भी तो क्या है, वृत्ताकार ही है ना जी। बेलन का जो आधार वो भी वृत्ताकार है। यदि अर्धगोले का व्यास यहाँ से यहाँ तक अगर 5 mm है, ठीक है, यदि अर्धगोले का व्यास यहाँ से यहाँ तक 5 mm है तो बेलन का भी व्यास 5 mm हो गया कि नहीं, क्योंकि ये आधार क्या है, वृत्ताकार, यही आधार किसका है, अर्धगोले का भी है। तो अर्धगोले का ये व्यास कितना है, 5 mm। तो अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास हो जाए कि नहीं, अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास। तो जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वो बेलन का भी त्रिज्या होगा। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा, इसको 2 से अगर भाग देंगे तो 2.5 mm होगा। तो ये 2.5 mm अर्धगोले की त्रिज्या निकल गया। तो ठीक है, बेलन का भी त्रिज्या यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, बेस्ट रहेगा। और भी चीज़ देखिए, तो इसका कुल ऊंचाई कितना है, इसका कुल ऊंचाई दिया है 14 mm, क्लियर, ये 14 mm कुल ऊंचाई दिया गया है। तो हमें इस बेलन की तो ऊंचाई प्राप्त करना है, तो कुल ऊंचाई में से, ठीक है, कुल ऊंचाई में से ये घटा देंगे, इसको जोड़कर इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या घटा देंगे। यानी कि देखिए 14 में से अगर 2.5 प्लस 2.5 घटा दे तो कितना होगा, 14 घटे ये जोड़ देंगे 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा, 5 बराबर 9। यानी कि 14 में से 5 गया 9 हो गया, 9 mm बच गया। इसका क्या हो गया, ऊंचाई, किसका ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जब कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करें तो आप समझिए कि हम इसके चारों तरफ से कैसे पेंट कर सके, पेंट करने की बात समझिए, ठीक है, कैसे चारों तरफ से हम पेंट कर सके, इसके चारों तरफ पेंट कर सके, तो इसको ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, चाहे इसको ढक सके, पेंट कर सके, तो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निकलेगा, तो पहले तो बेलन का इस साइड जो है अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, या नहीं तो सीधा बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपको ये क्लियर किए हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, देखिए अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा था ना, ये पहले त्रिज्या कर लेते हैं, यहाँ तक त्रिज्या हो गया कितना, 2.5 mm, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो गया 2.5 mm, ये पूरा व्यास है ना जी, तो इसका आधा कितना हो जाए, 2.5 mm इसका त्रिज्या हो गया। इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर अर्धगोले की व्यास, ठीक है, अर्धगोले की व्यास कितना है,
अर्धगोले की व्यास बराबर बेलन का व्यास, दोनों का हो जाएगा बेलन का व्यास, ठीक है। डी बराबर कितना हो जाएगा 5 mm। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है आपको। अब देखिए तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हम लिख देते हैं और भी अच्छा रहेगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, समझ में आया है जी, की त्रिज्या होगा कि नहीं। तो इसका त्रिज्या कैसे होगा, इसको 5 को भाग दो 2 से, बराबर 2.5 mm। ये हो गया आपका अर्धगोले की भी त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी कुल ऊंचाई कितना है, कैप्सूल की कुल ऊंचाई कितना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कैप्सूल की कुल ऊंचाई। यहाँ देख लीजिए कैप्सूल की कुल ऊंचाई बराबर कितना है 14 mm। तो कुल ऊंचाई है आपका कैप्सूल का पूरा 14 mm, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई प्राप्त करना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 mm में से कितना घटेगा, यहाँ देख लीजिए, बताए थे आपको 2.5 प्लस 2.5 mm, क्लियर। अब इसको घटा दो, यहाँ 14 घटे, जोड़ देंगे 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा 5, तो बराबर हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 mm। ये हो गया आपका बेलन की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको आपको समझा देते, इसको हम आप क्लीन कर देते हैं, यहाँ से सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक है जी। ध्यान दीजिए, अब हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं, अभी अभी बताया आपको, बेलन का वक्र क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं कितना 2 पाई RH, या प्लस 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कितना बताए थे 2 गुने 2 पाई R², ऐसे भी, या नहीं तो इसको जोड़ भी देंगे। ऐसे पहले लिखेंगे अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कितना 2 पाई R², फिर बीच में कितना है बेलन है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई RH, या फिर साइड में कितना है अर्धगोले है तो इसका भी, यानी कि 2 पाई R², ठीक है। फिर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 पाई R² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पाई R² प्लस दोनों जुड़ेगा कितना होगा, ये 2 पाई RH यहाँ पर है, इसको जब जोड़ते हैं कितना हो जाए 4 पाई R², कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए 2 पाई R², ये बीच में कितना है बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई RH, और फिर यहाँ पर अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल है, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 4 पाई R² हो गया। ये बीच में ऐसे का ऐसे है, इस प्रोसेस पर भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, और जो हिंदी होगा वो भी लिख देते हैं कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। ध्यान देंगे, मेरे वीडियो में बने रहेंगे, और पहले लिख देता हूं ताकि आपका समय का बचत होगा। अब आप ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा उस चीज़ को यहाँ पर लिख भी दिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 इसलिए दिया है कि इसका 2 पाई R² है, 2 यहाँ 2 दिए, 2 अर्धगोला है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। एक इस साइड है, एक इस साइड भी है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, ध्यान दें, देखिए यहाँ पर 2 पाई R यहाँ भी कॉमन है, समझ में आ रहा है जी, 2 पाई R यहाँ भी है, यहाँ पर 2 पाई R है, तो दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं ना। देखिए कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई R कॉमन कर लिया, बच कितना गया, अगर यहाँ से तो कॉमन हो गया तो H बच गया इसमें, तो H यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
2 पाई आर कॉमन हो गया तो एक आर बच गया, यहाँ पर एक 2 बच गया, कितना, एक 2 बच गया, ठीक है, 2 पाई आर, तो एक आर भी तो बच गया यहाँ पर, तो एक आर यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पर, एक आर जब कॉमन हुआ तो एक आर बच गया ना जी, ध्यान देंगे। अब देखिए एच यहाँ पर ब्रैकेट में कितना है, एच प्लस 2r, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए अब मान बैठाते हैं, सही से ध्यान दें, 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दिया गया है 2.5, क्लियर। और एच है, एच किसका है, बेलन का, तो बेलन का एच कितना है यहाँ पर देख लीजिए 9 mm है कि नहीं, 9 mm आया यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं 9 mm, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 गुने आर कितना है इसका, तो 2.5, क्लियर, mm स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये कट सकता है कि नहीं, इसको काट भी सकते हैं हम, देखिए इसको हटाएंगे पॉइंट है कितना उतरेगा, 10 उतरेगा, ध्यान देंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 को इस 2 से भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करो, 22 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 110/7, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए यहाँ इसको 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि देखिए 9 + 5, क्लियर, mm स्क्वायर, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2.5 दूना कितना हो गया 5, या ऐसा अगर समझ में नहीं आता ना तो काट कर भी आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे दिखा देते हैं, यदि 2 रहेगा 2.5 रहेगा, इसको अगर हटा देंगे यहाँ 10 उतरेगा, तो 5 दूना 10 और 5 25, इसको काट देंगे तभी भी 5 बच जाएगा, देखते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्लीन कर देते हैं तो बेहतर रहेगा, बीच में नहीं रहना चाहिए, ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 110/7 है, अब जोड़ दिए इसको, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर mm मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, mm स्क्वायर, मीटर नहीं mm स्क्वायर, 7 दूना 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया 110 गुने 2, तो 110 को जब गुना करेंगे किससे, यहाँ पर ध्यान दो, 110 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 110 गुने 2 mm स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 220, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 220 mm स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 110 को 2 से गुना करेंगे 220 हो गया mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा, और वीडियो को स्टॉप करके पूरा कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज वक्त में सबसे आसान लगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए, और यह वीडियो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मैं अब अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।